Hi friends, I welcome you all to another episode of PGT Commerce PYQ Power Play सीरीज। और इस सीरीज पे आपका अच्छा खासा प्यार हमें देखने को मिल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को भी आप उतना ही प्यार दिखाएंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है आपका हम तक अपना प्यार पहुंचाने का। इससे हमें पता लगता है कि आप इस सीरीज को कितना प्यार कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे दोस्तों, वो है एनवीएस पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपकमिंग पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, जिसमें आप कंप्लीट कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चन बैंक भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। X Limited invited applications for issuing 75,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable along with application. Applications for 1,40,000 shares were received. An applicant who had applied for 8,000 shares paid his entire share money at the time of application. What was the amount of application money received by the company, considering that the amount payable on application including premium was rupees 5 per share? तो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए के प्रीमियम पे, यानी कि 12 रुपए में इशू हो रहा है। और 12 में से 5 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1,40,000 ने अप्लाई किया तो 1,40,000 ने 5 रुपए दिए होंगे, यानी कि 7 लाख कंपनी को मिले होंगे। बट साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि एक एप्लीकेंट था जिसके पास 8,000 शेयर थे, उसने सारे के सारे 12 रुपए दे दिए, यानी कि उसने 5 रुपए तो दिए ही दिए, बट यहाँ पे बाकी के बचे हुए 7 रुपए वो भी दे दिए। तो 8,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे हमें 7 रुपए आगे के भी आ चुके हैं। तो ये कितना हो गया? 56,000। तो टोटल एप्लीकेशन पे हमें 7,56,000 जो है वो रिसीव होंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Calls in advance is presented under which of the following head and subhead in the balance sheet of a company as per Schedule 3 of the Companies Act 2013? तो जो आपका कॉल्स इन एडवांस है, तो ये बेसिकली कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी बन जाता है कि कंपनी को एडवांस में पैसा मिल गया कॉल का, और आप इसे शो करते हैं एज अ करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी इन योर बैलेंस शीट। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। While preparing cash flow statement, dividend paid by a financial enterprise will be considered as which one of the following activities? Operating, investing, financing, both operating and financing. देखो, अगर हम बात करें डिविडेंड पेड की, डिविडेंड पेड जो है हर एक केस में, चाहे फाइनेंशियल एंटरप्राइज है चाहे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, हर एक केस में इट इज गोइंग टू बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। On 31st March 2022, a firm had rupees 1,50,000 of the debtors and a balance of rupees 3,000 in provision for bad debt account. On the above date, it admitted a new partner. It was decided to write off rupees 2,000 as bad debts and maintain a provision of 5% for bad and doubtful debts on the debtors. By which of the following amounts the revaluation account will be debited for maintaining the provision for bad and doubtful debts at 5% of the debtors? तो 1,50,000 के डेटर्स थे आपके पास ही। अब इसमें से क्या हो चुका है? इसमें से 2,000 के तो आपके बैड डेट्स हो चुके हैं, तो 2,000 के बैड डेट्स आप इसमें से निकाल दीजिए, तो बचे आपके पास 1,48,000 के। जो 2,000 आप निकालेंगे, राइट ऑफ करेंगे, वो अपनी 3,000 की प्रोविजन में से राइट ऑफ कर लेंगे, तो प्रोविजन आपके पास बैलेंस 1,000 की ही बचेगी। अब 5% आपको प्रोविजन बनाना है जी 1,48,000 पे, तो इसका 5% इज गोइंग टू बी 7,400। अब 7,400 प्रोविजन बनाना है, 1,000 का बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बैलेंस 6,400 आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:5. B retired and the new profit sharing ratio between A and C was decided as 5:3. On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 3 lakh. It was decided to treat goodwill without opening the goodwill account. By which of the following amounts the capital accounts of the partners will be debited or credited on B's retirement? तो बी अब रिटायर हो रहा है, अब हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल अकाउंट के थ्रू, और उसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि यार पार्टनर्स का गेनिंग रेशो क्या है, और उसी से एडजस्टमेंट होगी।
तो ए और सी देखते हैं क्या क्या गेन कर रहे हैं। तो ए की बात करें तो ए का नया हो गया जी 5/3 यानी कि 5/8, और पहले ले रहा था 3 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट वुड कम आउट टू बी 26 बाय 80, और विच इज 13/40। अगर सी की बात करें तो सी को अभी कितना मिल रहा है, 3/8 मिल रहा है। पहले सी को कितना मिल रहा था, 5/10 मिल रहा था। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। सी जो है वो भी यहाँ पे लूज ही करता हुआ मेरे को तो दिख रहा है। कितना लूज कर रहा है, 10/80 लूज कर रहा है, या फिर मैं बोलूं 5/40, ये तो लूज कर रहा है। तो गेन ए कर रहा है और सी भी लूज कर रहा है। और जनाब इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास बी तो लूज कर ही रहा है। बी का जो शेयर था कितना था, 2/10 का था, और अगर मैं इसको भी 40 के डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करूं तो 8/40 ये लूज कर रहा है। तो जनाब जो भी आपका फर्म का गुडविल है ना, 3 लाख का, अब इसमें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ए जो है 13/40 जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बी और सी जो है यहाँ पे लूज जो है वो कर रहा है। तो ए को कंपनसेट करना पड़ेगा बी और सी को। तो जनाब बी का जो शेयर है इस गुडविल में कितना है जी, 8/40 या फिर 2/10। 3 लाख में से बताइए जी कितना बना बी का शेयर। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/10 या फिर 1/5 आप करेंगे तो बी का शेयर तो 60,000 का यहाँ पे बनेगा। तो बी को कितने से आपको क्रेडिट देना चाहिए, 60,000 से बी को क्रेडिट देना चाहिए। और जनाब इसके अंदर अब सी का भी निकाल लेते हैं। सी का कितना बना, सी का यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 80 या फिर 1/8। 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 कितना बना जी, सी का यहाँ पे, सी का बना यहाँ पे 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 अगर आप करेंगे 37,500 ये बनेगा। और जनाब यहाँ पे सी को भी क्रेडिट ही करना पड़ेगा 60,000 से। अब बी को क्रेडिट करेंगे और 37,500 से हम सी को क्रेडिट यहाँ पे करेंगे। और ए जो है इन दोनों की भरपाई करेगा। ए के कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे 97,500 से। और ये चीज हमें जो देखने को मिल रही है ये ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। On 1st April 2021, the balance in the bill receivable account of a firm was rupees 10,000, and on 31st March 2022 it was rupees 8,000. तो बिल रिसीवेबल अकाउंट अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस जो देखने को मिल रहा है जी वो देखने को मिल रहा है 10,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस जो आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 8,000 का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, बिल रिसीवेबल ऑफ रुपीज 4,000 वर डिसऑनर्ड। तो 4,000 के डिसऑनर हो गए तो आपने डेटर को वापस से यहाँ पे डेबिट कर लिया होगा, ठीक है जी। और बिल रिसीवेबल ऑफ 24,000 वर ऑनर्ड, तो 24,000 के आपने बैंक में पैसे रिसीव कर लिए होंगे। द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर हमें कितने बीआर मिले होंगे डेटर से, ये आपको यहाँ पे कंप्यूट करना है, विच इज गोइंग टू बी योर बैलेंसिंग फिगर। तो बेसिकली ये आपके पास कितना निकल कर आएगा, 36,000 निकल कर आएगा दोनों तरफ। तो 36,000 में ओपनिंग बैलेंस 10,000 का था, तो डेटर से हमें 26,000 के बिल रिसीवेबल जो है वो ड्यूरिंग द ईयर मिले होंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो बेसिकली आपकी प्रॉफिट्स में से डिविडेंड पेमेंट की बात करती है, तो एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही ये बनने वाली है। सो करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 4। An investment qualifies as cash equivalent only when it has a short maturity of। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स वो हैं जिनको आप बहुत ही थोड़े समय में 90 डेज से कम या 3 महीने से पहले पहले आप उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, 3 मंथ्स और लेस। Which of the following concepts of accountancy states that a conscious approach should be adopted in ascertaining income so that profits are not overstated? कंजर्वेशन, मटीरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंसिस्टेंसी। सो हमारा आंसर होना चाहिए कंजर्वेटिज्म, क्योंकि कंजर्वेटिज्म अप्रोच आपको कहती है कि आपको बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। आपको जो है प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट नहीं करना है, आपको प्रोविजंस बना लेने हैं, लॉसेस को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेना है। तो ये सब चीजें दे आर ऑल पार्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Goods distributed as free samples will be recorded in which of the following subsidiary book? सेल्स बुक, परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर या फिर परचेज रिटर्न बुक। तो फ्री सैंपल की फॉर्म में अगर आप अपने गुड्स बांट रहे हैं तो ना ही सेल है, ना ही परचेज है, ना ही परचेज रिटर्न है, तो ये जाएगा आपकी रेजिडुअरी बुक के अंदर, विच इज योर जर्नल प्रॉपर
So correct answer is going to be option number 3. The equity of a company is rupees 15 lakh and its debts are rupees 5 lakh. What amount of additional long-term loan the company can take so that it maintains debt equity ratio as 0.5:1? तो डेट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो ये आपकी 0.5:1 है, या 5/10 या 1/2 हम इसे लिख सकते हैं। डेट इसके अंदर हमारा 5 लाख है जी, और हमें एडिशनल डेट अभी कितना लेना है उसे x मान लेते हैं। इक्विटी हमारे पास यहाँ पे, इक्विटी हमारे पास हमें जो दे रखी है वो 15 लाख की दे रखी है। 1/2 लेकर आना है तो 1/2 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे x को सॉल्व करने की कोशिश आप करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 10 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 10 लाख प्लस 2x इज इक्वल टू 15 लाख। 5 लाख इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी 2,50,000। सो 2,50,000 का आपको एडिशनल लोन लेना पड़ेगा, तभी आपकी डेट इक्विटी रेशियो 0.5:1 या 1/2 की आ जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. GG Limited invited applications for issuing 10,000 as equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share. Rupees 5 including rupees 2 premium was payable with application. Rupees 4 including rupees 2 premium was payable with allotment, and the balance was payable with first and final call. तो 10 रुपए का शेयर है जी, और यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन पे पे होना है वो होना है 5 रुपए विच इज 3 + 2। अलॉटमेंट पे जो पे होना है वो होना है 4 रुपीज विच इज 2 + 2 प्रीमियम, और बैलेंस आपका जो 5 रुपीज है वो आपका कॉल पे जाएगा। Application for 12,000 shares were received and allotment was made on pro rata basis to all the applicants. तो 12,000 के लिए एप्लीकेशंस आए थे और हमने उनको 10,000 अलॉट यहाँ पे कर दिए थे। Excess money received with the application was adjusted towards sums due on allotment. तो जो excess पैसा था वो हमने allotment पे adjust कर लिया। Kapil to whom 500 shares were allotted. तो जनाब कपिल हैं जिनको 500 शेयर्स अलॉट हुए थे। क्या आप मेरे को बता सकते हो इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? सोचकर बताओ। देखो 12,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 10,000 मिले, तो अगर आपको 500 मिले हैं तो आपने कितनों के लिए अप्लाई किया होगा? तो बेसिकली अगर आप रेशियो बनाओ तो 6:5 का रेशियो चल रहा है। तो 500 अगर अलॉट हुए हैं तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? उसने 600 के लिए अप्लाई यहाँ पे किया होगा, तभी 6:5 वाला रेशियो यहाँ पे भी बनेगा। Failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited. अब इसने 600 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया अप्लाई करते समय, बट अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसके शेयर्स हमने फोरफीट कर लिए। अमाउंट फोरफीटेड ऑन कपिल्स शेयर्स वाज, कितना अमाउंट हमने फोरफीट कर लिया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जनाब 600 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा, तो कितने पैसे आपको यहाँ पे दिए होंगे वो देख लेते हैं। तो इसने आपको 5 रुपए दिए होंगे जी एप्लीकेशन के, 600 इंटू 5 आपको 3,000 इसने यहाँ पे दे दिए होंगे। ठीक है जी, अब 3,000 इसने आपको यहाँ पे दे दिए जी। अभी यहाँ पे 3,000 जो इसने आपको दिए, इसमें इसकी एक्चुअल में लायबिलिटी कितनी बनती थी एप्लीकेशन की? एप्लीकेशन के इसके बनते कितने थे जी? इसके बनते थे यहाँ पे 500 इंटू 5 यानी कि 2500 इसके यहाँ पे बनते थे। 500 यहाँ पे जो है वो इसने आपको एक्स्ट्रा पे कर दिए थे, जो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको क्या देखना है कि शेयर फॉर फीचर में आप कितना पैसा डालने वाले हैं, कितना फॉर फीचर आप करने वाले हैं। एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। अगर आपको एप्लीकेशन के ये सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 रुपए मिल गए तो अब आप उसे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो आपका यहाँ पे अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी जा चुका है। ऑलरेडी ये कैपिटल नेचर वाले अकाउंट में जा चुका है, उसको आप यहाँ पे अलग से शेयर फॉर फीचर अकाउंट में नहीं डालेंगे। जो 3 रुपए उसने दिए थे एप्लीकेशन के, आप वो फॉर फीचर में डाल सकते हैं। ये 2 रुपए आपको मिल चुके हैं, अब इसको आप नहीं डालेंगे। ठीक हो गई बात। तो एक तो जनाब ये जो 3 रुपए हैं ये वाले आपके यहाँ पे फोर फीचर के अंदर जा सकते हैं, 2 रुपए नहीं जाएंगे। अभी अलॉटमेंट के समय देखिए, अलॉटमेंट के समय उसने आपको यहाँ पे 2 + 2 4 रुपए देने थे, 500 एक्स्ट्रा हमारे पास आए हुए हैं। बनते कितने थे उसके? 2 + 2 4, 4 इंटू 500 कितने बनते थे? 2,000 बनते थे, जिसमें से 1,000 एप्लीकेशन के थे, 1,000 हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के थे। देखो अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ बोला ना चाहे, आप ये एज्यूम करोगे ये 500 जो इसने दिया ये किसके लिए दिया? सबसे पहले इसने आपके शेयर के लिए, जो शेयर का एक्चुअल में फेस वैल्यू है
उसके लिए 500 रुपए दिए, 1000 के लिए अभी कुछ नहीं दिया, आप ये एज्यूम करके चलोगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका अलॉटमेंट पे तो आपको 1000 का आया ही नहीं है, तो ये तो आपकी कहानी बिल्कुल ही अलग हो गई, इसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको मिला ही नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको यहाँ पे 500 रुपए ये जो है ये आपको अलॉटमेंट के समय शेयर के लिए मिला है। तो शेयर के लिए आपको क्या क्या पैसे मिले हैं जरा एक बार देख लीजिए, वो आपका आप डाल देंगे उसके अंदर। तो जनाब यहाँ पे हमें एक तो एप्लीकेशन के समय 3 रुपए मिले थे 500 शेयर्स पे, कितने हो गए 1500। और दूसरा हमें ये 500 रुपए मिले थे एक्स्ट्रा, जो हम इसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो टोटल 2000 रुपए हमें मिले हैं शेयर्स के लिए, और ये 2000 रुपए को ही हम यहाँ पे फोरफीट कर लेंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो थोड़ा सा सवाल ये समझने वाला है, अगर एक बारी में समझ नहीं आया तो वीडियो पॉज करके आप दोबारा से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा समय लेगा ये सवाल, बट इवेंचुअली आप इसे समझ आएंगे। मेन प्रिंसिपल यही है कि यार अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम एक बार रिसीव कर लिया तो उसे फोर फीचर में आप नहीं डालेंगे। और दूसरा प्रिंसिपल ये कि अगर आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं तो पहले आप उसे शेयर की फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करेंगे, और अगर बचता है तो फिर आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट जो है उसे करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 का बनेगा। In case the total of sale return book is not posted to the ledger, then which of the following accounts will be credited to rectify the error if the amount was put in the suspense account? तो आपने सेल रिटर्न का जो टोटल है वो आपने लेजर में नहीं डाला, और उस वजह से आपका डिफरेंस आ गया वो ट्रायल बैलेंस में, और वो आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अभी आपको समझ में आया कि यार सेल रिटर्न का टोटल तो डाला ही नहीं आपने, तो अभी क्या करेंगे, अभी जो सेल रिटर्न है इसका क्या बैलेंस होता है, इसका आपके पास कौन सा बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस आपके पास होता है जी कि डेबिट बैलेंस होता है? सर सेल्स का हमारे पास क्रेडिट होता है और सेल रिटर्न का तो डेबिट बैलेंस होता है। तो सेल रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमने नहीं लिया था, अभी ले लेते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, और सस्पेंस अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो खड़ा होगा, तो सस्पेंस अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो सेल रिटर्न अकाउंट क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 का, कि सस्पेंस अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ये आंसर हमारे पास बनेगा। Which of the following methods for calculating the depreciation amounts is based on the faulty assumption of same amount of the utility of an asset in different accounting years? तो हर साल आपको एसेट से सेम यूटिलिटी मिलेगी, ऐसा कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड आपको बोलता है जी? स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन वैल्यू, एन्युटी, या फिर सिंकिंग फंड? तो क्लियरली स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा बोलता है कि आप हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट पे लगाएंगे, यानी कि हर साल सेम यूटिलिटी आपको एसेट से मिलने वाली है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। X, Y, and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. The firm closes its books on 31st March each year. On 24th August 2022, Y died. His share in the profits of the firm was to be calculated on the basis of last year's profit. The profit for the year ended 31st March 2022 were rupees 2,40,000. Y's share in the profit of the firm in the year of death will be. अब 2,40,000 आपका पिछले साल का प्रॉफिट था, अब 2,40,000 तो पूरे साल का 365 दिन का प्रॉफिट होगा। तो अभी आपको प्रोपोर्शनेट निकालना है 24 अगस्त तक का कितना प्रॉफिट होगा। तो 365 तो आपका डिनोमिनेटर में डालेंगे, और 24 अगस्त तक हमारे डेज आप काउंट कर लीजिए। आपके कितने डेज आ गए जी? अप्रैल के 30 आ गए, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 आ गए, और आपके अगस्त के 24 आ गए। तो इनका आप टोटल लगाएंगे, इट वुड कम आउट टू 146 डेज। तो 146 डिवाइडेड बाय 365 आपके पास अगस्त तक के प्रॉफिट निकल आएंगे। अब इसमें y का, इसमें हमें किसका शेयर निकालना है? y का शेयर कितना होगा जी? यहाँ पे y का शेयर हमारे पास बनेगा 3/10 का जो शेयर है वो यहाँ पे हमारे पास y का बनेगा। तो जनाब अगर आप इसे कैंसिल आउट करने लगेंगे तो एक तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 70 नहीं सॉरी 2 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा ये आपका 73 से कैंसिल आउट होगा जनाब, 73 से कैंसिल आउट होगा। 73 2 जा 146, 73 5 जा 365, तो ये 2/5 आ गया आपके पास। और जनाब यहाँ पे आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका 0 से 0 एक तो कट जाएगा जी। इसके अलावा जी यहाँ पे हमारे पास आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 28,800, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा।
P, Q, and R were partners on 31st March 2022. Their balance sheet showed creditors 2,33,000 and debtors 4 lakh. On the above date, the firm was dissolved. Creditors took over all the debtors in full settlement of their claim. The journal entry for this transaction will be, तो आपको इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री यहाँ पे बतानी है। अभी क्या हो रहा है कि आपकी जो फर्म है उसे डिसॉल्व कर दिया। जब आप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो आप एक खाता बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को उसमें डाल देते हैं। तो आपने अपने डेटर को भी इसमें डाल दिया होगा और क्रेडिटर को भी इसमें डाल दिया होगा। अब कह रहे हैं कि डेटर और क्रेडिटर आपस में सेटलमेंट कर लेंगे, उनको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो इसकी क्या एंट्री आप करने वाले हैं जरा सोचकर बताइए। अब देखो हमारी किताबों में ना ही डेटर का खाता ना ही क्रेडिटर का खाता, दोनों रियलाइजेशन अकाउंट में जाके बंद हो चुके हैं। तो अभी इनके बीच में कोई भी एडजस्टमेंट हो, हमें तो इनको किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, तो हम तो अपनी किताब में कोई एंट्री करेंगे ही नहीं। नो एंट्री विल बी पास्ट, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। JM Limited forfeited 400 shares of rupees 10 each, issued at a premium of rupees 5 per share for the non-payment of the final call of rupees 2 per share। तो जनाब फाइनल आपको 2 रुपए पर शेयर नहीं आए थे, यानी कि 8 रुपए तो आ गए थे। तो 8 इंटू 400 3200 आपको यहाँ पे रिसीव हो गए थे, जो आप फोरफीट कर लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया होगा, बट सिक्योरिटी प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फोरफीटेड, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। These shares were reissued for 4900 as fully paid up। अभी क्या किया हमने, ये जो 400 शेयर थे इनको 4900 फुली पेड अप इशू कर दिया। तो यार 400 शेयर 10 रुपए का शेयर है, तो 4000 आप इशू करते, बट आपने तो 900 एक्स्ट्रा ही ले लिया, 900 सिक्योरिटी प्रीमियम ही ले लिया इसके ऊपर, डिस्काउंट तो क्या ही देना। द अमाउंट ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल रिजर्व अकाउंट ऑन द फोर फीचर ऑफ दीज शेयर्स विल बी। तो हमें री इशू के टाइम पे तो कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा, हमने तो एक्स्ट्रा प्रीमियम ले लिया बल्कि। तो जितना भी हमने फोरफीट किया था 3200 का 3200 पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Gross profit of a firm for the year ended 31st March 2022 was 1,14,000. During the year, it received a commission of 10,000, paid salaries of 50,000, rent 26,000, interest on loan 1,000, and there were bad debts of 9,000. The ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वाज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान रखिए, नेट प्रॉफिट नहीं पूछ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपसे यहां पे पूछे जा रहे हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए एक तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,14,000, इसमें ऑपरेटिंग इनकम आपको कमीशन हुई है 10,000 की, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से घटा दीजिए। आपका सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो घटा दीजिए, आपका रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो घटा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका ऑपरेटिंग नहीं है, वो आपका फाइनेंसिंग नेचर का खर्चा है, वो माइनस नहीं होगा। बैड डेट्स 9,000 के, वो भी आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो जनाब इसमें से माइनस करिए फटाफट से, क्या बना बताइए फटाफट से, माइनस करके माइनस करेंगे तो ये आपका 39,000 यहाँ पे निकल कर आएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Which of the following does not result into reconstitution of a partnership firm? Dissolution of partnership, dissolution of partnership firm, change in profit sharing ratio, death of a partner। देखो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि फर्म है बट पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है, मे बी कोई नया आ गया, मे बी कोई चला गया, डेथ हो गई, या आपस की रेशियो चेंज हो गई, तो दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आई होप ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस आपको मालूम है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हम कह रहे हैं पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, तो यानी कि फर्म बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, खाते बंद करो, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इस केस में तो फर्म बंद हो रही है, तो कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन का सवाल ही नहीं उठता। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। A and B were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C was admitted as a new partner. It was decided that C will bring the necessary capital so as to give him 1/5 share in the profits, taking into consideration the capitals of A and B. After making in all the necessary adjustment, the capital account of A showed a credit balance of 18 lakh and B showed a credit balance of 28 lakh. The amount of capital brought in by C will be। अब देखो जी, यहाँ पे ए और बी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 28 लाख प्लस 18 लाख, इट इज 46 लाख। अब 46 लाख है इनकी, सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, यानी कि 4/5 के लिए इनकी 46 लाख कैपिटल है, ठीक है जी। तो 1/5 के लिए सी की कितनी होनी चाहिए, तो 46 लाख डिवाइडेड बाय 4 कर दो सिंपली,
11,50,000 यहाँ पे हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए सी की. सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. X, Y, and Z were partners sharing profits and losses equally. On 31st March 2022, Z retired. The amount payable to Z was rupees 40 lakh, which was payable to him in 4 half-yearly installments along with interest at 18% per annum. Payment of the first installment was to start from 31st December 2022. The amount of second installment paid to Z was. तो 40 लाख देने हैं जी 4 इंस्टॉलमेंट्स में. तो हर इंस्टॉलमेंट में आप बेसिकली 10-10 लाख रुपए जो है ना वो देने वाले हैं. अब 10-10 लाख रुपए के साथ इंटरेस्ट भी आपका जाने वाला है जी. अभी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स आप पे करने वाले हैं. सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं. तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 10 लाख का तो एक अमाउंट जाएगा प्लस इंटरेस्ट भी जाएगा. इंटरेस्ट आपका किस अमाउंट पे लगेगा? देखो जी 40 लाख में से 10 तो ऑलरेडी दे दिए. जो 30 लाख उसके देने थे उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा. किस रेट पे दिया जाएगा? 18% पूरे साल का रेट है. हम तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो हम इसको आधा कर देते हैं. 9% के हिसाब से इसकी इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं. तो ये कितना हो गया? 2,70,000 का इंटरेस्ट हो गया. 10 लाख की इंस्टॉलमेंट है. सो टोटल वुड कम आउट टू बी 12,70,000. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. A factory produces 500 LED bulbs per annum. Variable cost per unit is rupees 50. The fixed expenses are rupees 10,000 per annum. If the production is increased by 1 unit, then the marginal cost per unit will be. अब फैक्ट्री 500 एलईडी बल्ब बना रही है. अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 का है, फिक्स्ड 10,000 है. अगर आप एक यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली योर वेरिएबल कॉस्ट. तो अगर एक यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, 50 रुपए से बढ़ जाएगी, क्योंकि 50 रुपए ही एक यूनिट को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट है. फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी. तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास होगा रुपीस 50. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Which of the following is not voluntary liquidation of a company? Voluntary liquidation का मतलब है कि कंपनी खुद से अपनी मर्जी से बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है. Expiry of the pre-fixed duration of the company, occurrence of an event whereby the company is to be dissolved, membership falls below the statutory minimum requirement, adoption by the company in general meeting and ordinary resolution to wind up. अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऐसा केस है जिसमें कंपनी अपनी मर्जी से बंद नहीं हो रही है बट कंपनी को जोर जबरदस्ती बंद होना ही पड़ेगा, उसके लिए कंपल्शन है कि यार आपको बंद होना ही पड़ेगा. तो क्लियरली हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है जो कहते हैं कि अगर आपकी मेंबरशिप बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई, तो मिनिमम मेंबर से कम हो गए, तो अब उस केस में तो आप कंपनी कहलाओगे ही नहीं, आपको कंपनी को बंद करना ही पड़ेगा, लिक्विडेट करना ही पड़ेगा. So that is a case of compulsory liquidation and not the voluntary liquidation. So correct answer is option number 3. A manager should replace I with we in all his conversation with workers to foster team spirit. This statement indicates which of the following principles of management given by Fayol: initiative, discipline, spirit de corps या फिर order. तो एक जो मैनेजर है उसको आई की बजाय वी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, टीम स्पिरिट को फॉस्टर करना चाहिए. ये कौन सा प्रिंसिपल है जी फ्योल का? बताइए. इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, स्पिरिट डी कॉप्स या ऑर्डर में से कौन सा प्रिंसिपल है? तो क्लियरली आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, दिस इज स्पिरिट डी कॉप्स, क्योंकि ये बात करता है यूनिटी स्ट्रेंथ की, ये बात करता है आपकी टीम स्पिरिट की. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. An important principle of management that control based on the belief that to control everything results in controlling nothing. अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. Hence only the significant deviation which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management. This principle is called as critical point control, management by exception, management by objective या फिर critical path control. तो ये हमारे पास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का प्रिंसिपल है जो आपको कहते हैं कि केवल एक्सेप्शनल डेविएशंस जो हैं उन्हीं को मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए. जो थोड़ी बहुत आपकी डेविएशंस हैं, छुटपुट डेविएशंस हैं, उनके ऊपर मैनेजमेंट को अपना समय खराब नहीं करना चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. Which of the following test used for selection of employees measures the individual potential for learning new skills and indicates the person's capacity to develop? इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ट्रेड या फिर इंटरेस्ट टेस्ट.
अब नए स्किल्स को सीखने का आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है, वो आपको कौन सा टेस्ट बताएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट तो यूजुअली आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही टेस्ट कर रहा होता है। आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो बेसिकली आपके काम के अंदर कितनी प्रोफिशिएंसी है उसको जज कर रहा होता है। इंटरेस्ट टेस्ट आपका किस चीज में इंटरेस्ट है वो बताता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड, आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं नई चीजें सीखने के लिए। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। This is a level of arrangement that consists a team of managers from different functional levels. Their basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments. They analyze the business environment and its implications for the survival of the firm. This level of management is called. तो कौन से मैनेजमेंट की लेवल की बात हो रही है ये आपको यहाँ पे बताना है जी। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल लेवल्स के मैनेजर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं। प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, एचआर है, सेल्स है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है उन सभी के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर की लेवल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। और ये वाला जो लेवल है ये फर्म के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में सोचेगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बनाएगा। सो दिस इज क्लियरली योर टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। आपके डिपार्टमेंटल हेड्स आपके मिडिल लेवल के अंदर आ जाएंगे जो कि इनके नीचे आ रहे हैं, और फिर आपके जो फर्दर नीचे वर्कर्स होंगे वो फिर आपके नीचे लेवल्स पे आते रहेंगे। सो दिस इज योर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कि डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करा रहा है, उनको गाइड कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Under functional foremanship, who among the following does not work under the planning in charge? तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप ना टेलर का एक प्रिंसिपल है, जिन्होंने कहा कि हर एक वर्कर के ऊपर ना 8 बॉसेस होंगे, 4 आपके प्लानिंग से जुड़े होंगे और 4 आपके प्रोडक्शन से जुड़े होंगे। अगर मैं प्लानिंग वालों की बात करूं तो इसमें 4 आपके पास कौन कौन से आते हैं। इसमें आपके पास आता है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क और आपका डिसिप्लिनेरियन। और मैं अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और आपके इंस्पेक्टर जो हैं वो आ जाते हैं। तो इंस्पेक्टर हमारा प्लानिंग में नहीं आता, वो प्रोडक्शन में आता है। तो क्लियरली यही आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। Which of the following statements is not correct regarding the assumptions of need hierarchy theory given by Maslow? People's behavior is based on their needs. People's needs are in hierarchical order. A satisfied needs motivates a person. A person moves to the next higher level of hierarchy only when the lower need is satisfied. तो मैस्लो की हायरार्की की अगर हम बात करें तो उन्होंने अलग अलग नीड्स का आपको एक हायरार्किकल ऑर्डर बताया और ये नीड्स के अकॉर्डिंग लोग मोटिवेट हो जाते हैं। अब देखो, जो नीड आपकी सेटिस्फाई हो गई वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी, जो आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है वो आपको मोटिवेट करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सेटिस्फाइड नीड मोटिवेट्स अ पर्सन। तो यार जो सेटिस्फाई हो गई वो कैसे आपको मोटिवेट कर सकती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। The specific statements that inform what is to be done and do not allow any flexibility or discretion are which type of plans from the following? Strategy, rule, policy और procedure। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, जो कह दिया वो आपको करना ही पड़ेगा, इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये क्लियरली आपके रूल्स हो जाएंगे। रूल्स सबके लिए एक जैसे होते हैं, सबको फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन से नहीं चल सकते हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं होती है। तो क्लियरली द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, रूल। तो रूल जैसे आपका नो स्मोकिंग का रूल हो सकता है, तो ये रूल्स सबके लिए जैसे होंगे, सबके लिए बराबर होंगे। बाकी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और स्ट्रेटेजी ये भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स हैं, और इनके बारे में भी आपको एक बार जरूर अच्छे से रीड करना है। Which of the following is not a limitation of planning function of management? Planning is futuristic. Planning leads to rigidity. Planning reduces creativity. Planning may not work in dynamic environment. अब प्लान से रिजिडिटी आ जाती है, क्रिएटिविटी कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि अब आपने प्लान बना लिए तो आप सोचते नहीं है, अंधाधुंध प्लान्स को फॉलो करते रहते हैं। डायनामिक एनवायरनमेंट में आपके प्लान पिट सकते हैं, ये सभी इसके लिमिटेशंस हैं। बट प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इज सिंपली अ फीचर, सिंपली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये इसका लिमिटेशन एज सच नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Making investment in a new machine to replace an existing one is कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो आप एक नई मशीन खरीद रहे हैं एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करने के लिए, तो एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे आप लेने वाले हैं जो आपके लॉन्ग टर्म को इफेक्ट करेगा। सो इट क्लियरली बिकम्स अ
कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो ये रिप्लेसमेंट डिसीजन है विच इज अंडर कैपिटल बजटिंग। Which of the following are known as zero coupon bonds issued by the Reserve Bank of India on behalf of central government to meet its short term requirement of the funds? जीरो कूपन आपके वो बॉन्ड्स होते हैं जिसपे आपका कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, आप इनको डिस्काउंट पे इशू करते हो और इनकी पार वैल्यू पे रिडम्पशन हो जाती है। तो आरबीआई बताइए कौन सा इनमें से बॉन्ड्स इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए? कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल या फिर प्रॉमिसरी नोट्स? सो क्लियरली द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आपके ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, दीज आर पार्ट ऑफ द मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और यहाँ पे ये इन पे कोई इंटरेस्ट की पेमेंट आपको नहीं मिलती है, इनको डिस्काउंट पे इशू आरबीआई करता है सरकार की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। It is a privilege given to the existing shareholders to subscribe to a new issue of shares according to the terms and conditions of the company. The shareholders are offered to buy new shares in proportion to the number of shares they already possess. Offer for sale, rights issue, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे रहे हैं कि आप और शेयर्स कंपनी में ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, तो दैट इज बेसिकली अ राइट दैट यू आर गिविंग। आप राइट शेयर्स की बात बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा। बाकी ऑफर फॉर सेल में तो आप जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको पब्लिक को सेल कर लेते हैं। कोई प्रमोटर वगैरह जो कंपनी का जिसके पास एग्जिस्टिंग बहुत सारे शेयर है वो अपने मार्केट में शेयर इशू कर देता है पब्लिक को। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर तो आप प्राइवेटली अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, पब्लिक को इशू नहीं कर रहे हैं। सो आंसर ऑप्शन नंबर 2 का ही यहाँ पे बनेगा। Stock exchange is also known as secondary market, primary market, money market, both secondary and money market। तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स है उनकी ट्रेडिंग चलती है, सो इट इज क्लियरली योर सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में तो पहली बार जब आईपीओ आते हैं, पहली बार शेयर्स इशू किए जाते हैं, वो आते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is a regulatory function of Securities and Exchange Board of India, SEBI? Levying fee or other charges for carrying out the purposes of the act, undertaking measures to develop the capital market, undertaking steps for investor protection, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। तो सेबी के ना अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करता है। कुछ उसके रेगुलेटरी फंक्शंस है जी, कुछ उसके डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं जिसमें वो मार्केट को डेवलप करता है, कुछ उसके प्रोटेक्शन फंक्शंस है जिसमें वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। अब अगर वो कैपिटल मार्केट को डेवलप कर रहा है तो यार ये डेवलपमेंटल फंक्शन ही है, ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वाला प्रोटेक्शन फंक्शन के अंदर आ जाएगा। इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग करना ये भी सिक्योरिटीज मार्केट की डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। बट वो यहाँ पे कुछ फीस वगैरह, कुछ चार्जेस वगैरह लगा रहे हैं, तो वो रेगुलेशन का काम कर रहा है, बेसिकली स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ रेगुलेटरी फंक्शन। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट? तो मार्केटिंग कंसेप्ट का मेन फोकस क्या है वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर नीड्स या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट? तो मार्केटिंग फिलॉसफी या मार्केटिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कस्टमर नीड्स के ऊपर मेन फोकस रहता है। कस्टमर नीड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं और उससे कस्टमर की नीड्स को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉपिंग प्रोडक्ट? ऑप्शंस हमारे पास हैं टेलीविजन, मेडिसिन, रेयर कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क, न्यूज़पेपर। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास शॉपिंग प्रोडक्ट जो होते हैं ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे आप पूरा सोच विचार करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करते हैं और फिर जाके उनको खरीदते हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को बार बार नहीं खरीदते, एक बार खरीदते हैं और ये लंबे समय तक चलते हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, आपके फर्नीचर वगैरह हो गए, तो ये सारे शॉपिंग प्रोडक्ट हैं। तो हमारे अगर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे हमारा जो टेलीविजन है वो शॉपिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। बाकी आपके मेडिसिन, न्यूज़पेपर की बात करें तो ये तो आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं जो आप रेगुलरली खरीदते रहते हैं बिना कोई ज्यादा सोच विचार किए। रेयर कलेक्शन ऑफ द आर्टवर्क की बात करें तो ये एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्रांड? तो कोई भी ब्रांड अगर होता है तो उसके कौन से दो कंपोनेंट्स यहाँ पे रहते हैं? ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एंड लोगो। तो प्यारे दोस्तों कोई भी ब्रांड अगर होता है तो एक तो उस ब्रांड का नाम होता है और उस ब्रांड का कुछ लोगो, ब्रांड का कुछ मार्क यहाँ पे हमारे पास रहता है। तो ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क हमारे पास दो यहाँ पे
एलिमेंट्स बनेंगे हमारे ब्रांड के। तो जैसे अगर हम कोई भी ब्रांड का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लेट सपोज हम बात कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कोई भी ब्रांड है, लेट सपोज नाइकी हमारे पास एक ब्रांड है। तो नाइकी का एक नाम भी है और नाइकी का एक लोगो भी है, उस लोगो को वो रजिस्टर करा लेगा तो वो ट्रेडमार्क भी बन जाएगा। बट प्राइमरीली ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क दो कंपोनेंट्स ब्रांड के बनते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ कार मैन्युफैक्चरर offers to sell a particular brand of car at a price of rupees 10,000 less for a limited period। तो एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार है और एक लिमिटेड पीरियड के लिए उस पे 10,000 लेस दिया जा रहा है। इट इज विच टाइप ऑफ द सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी? डिस्काउंट, रिबेट, क्वांटिटी गिफ्ट या फिर यूजेबल बेनिफिट? देखो क्वांटिटी गिफ्ट और यूजेबल बेनिफिट तो ये है नहीं, डिस्काउंट और रिबेट में ही आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। तो रिबेट के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स पे आप लेस देते हो, ऑफर देते हो, आप प्राइस कम कर देते हो और एक लिमिटेड टाइम के लिए आप कम करते हो ताकि आपका जो इन्वेंट्री पड़ा हुआ है आप उसको कम कर सकें, उसको क्लियर कर सकें। डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट हमारे पास ऑफर्स रहते हैं जो हमारे टाइम टू टाइम हमें देखने को मिल सकते हैं, और ये वाले जो डिस्काउंट्स हैं यूजुअली हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे देखने को मिल जाते हैं। बट जो रिबेट हम उसी आर्टिकल पे देते हैं जिसका हमारा स्टॉक काफी ज्यादा पड़ा हुआ और उसको हम क्लियर वगैरह करना चाहते हैं। तो कार मैन्युफैक्चरर के केस में सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड पे हो सकता है कि यहाँ पे उसका पर्टिकुलर स्टॉक ज्यादा पड़ा हो और उसी पे लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफ दिया जा रहा है, तो ये ज्यादा आपका रिबेट वाले कैटेगरी में फिट होता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is not a condition to be satisfied by an aggregation in order to be called as a group? Options आपके पास हैं। The members of group must not be interdependent. People must interact with one another. People must be psychologically aware of one another. People must perceive themselves to be a group. तो एक ग्रुप कहलाने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है? देखो अगर आप पहला ही ऑप्शन पढ़ते हैं, वो कह रहे कि मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मस्ट नॉट बी इंटरडिपेंडेंट। अब ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो पहला वाला कंडीशन जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉट वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। Leaders are born, not made, indicates which of the following approaches of leadership? ऑप्शंस हमारे पास हैं, ट्रेट अप्रोच, ग्रेट मैन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो ग्रेट मैन अप्रोच है वो आपको कहती है कि जो लीडरशिप है इट इज इननेट, बाय बर्थ आपके अंदर लीडरशिप ट्रेट्स हैं तो ही आप लीडर बन सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। According to the Consumer Protection Act 2019, the consumer rights that states that the marketeers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size, etc., and allow the consumers to make a choice from amongst these is called। तो कौन से कंज्यूमर राइट की यहाँ पे बात हो रही है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड। तो कंज्यूमर को यहाँ पे श्योरिटी होनी चाहिए कि वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पे उसके पास अवेलेबल रहेंगे जिसमें वो चूज कर सकता है। दिस इज राइट टू बी अश्योर्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में कंज्यूमर को सामान के बारे में सारी जानकारी वगैरह, एमआरपी, एक्सपायरी डेट, वो सब देनी होती है। कंज्यूमर को एजुकेट करना या कंज्यूमर की कोई क्वेरी है तो उसको हर्ड करना, तो ये सब चीजें आपकी अलग अलग राइट्स में आती हैं। यहाँ पे आपका राइट टू बी अश्योर्ड मेंशन्ड है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। In case of these industries, the materials which have already been extracted is used to produce goods for final use consumption or for further processing by other industrial units. Identify such industries from the following: प्राइमरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री या फिर जेनेटिक इंडस्ट्री। तो प्यारे दोस्तों, आपके पास ना मेनली तीन टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें आप पहली बार किसी सामान को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह वाले काम हो गए, वो इसके अंदर आ जाएंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाएंगी जिसमें आप कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे आपने टमाटर उगाए तो टमाटर से आप टोमेटो सॉस बना रहे हैं, तो दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री आपकी सर्विस सेक्टर वाली इंडस्ट्री मेनली कहलाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो सामान आप ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं उसका फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है, तो वो क्लियरली आपका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग के अंदर आएगा, विच इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is not a function of International Monetary Fund (IMF)? Acting as short-term credit institution,
providing machinery for the orderly adjustment of exchange rates, acting as a lending institution of foreign currency and current transaction, acting as a dispute settlement body. तो आईएमएफ जो है उससे आपको बेसिकली क्या होता है, आपके जो एक्सचेंज रेट की इश्यूज है ना उनको लेकर आपको मदद मिल जाती है। तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं, आपको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन्स वगैरह फंडिंग वगैरह मिल जाती है डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो 1, 2 और 3 तो हमारे आईएमएफ से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। बट डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो काम है वो ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट का बेसिकली जो काम होता है वो डब्ल्यूटीओ के दायरे में आता है। सो आईएमएफ का ये फंक्शन नहीं है। Correct answer would be option number 4. The indicative activities that can be undertaken by a company under corporate social responsibility CSR as per the Companies Act 2013 is specified under which schedule? Schedule 4, Schedule 6, Schedule 7, Schedule 2. तो प्यारे दोस्तों, आपकी जो CSR एलिजिबल एक्टिविटीज हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 7 में हमें देखने को मिलती हैं। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is not a consequence of non-registration of partnership firm? तो पार्टनरशिप फर्म को अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो फिर कुछ आपको खामियाजे भुगतने पड़ते हैं जी। और यहाँ पे ऑप्शंस क्या है हमारे पास? पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स, बिल्कुल सही है। आप केस फाइल नहीं कर सकते बाहर वालों के अगेंस्ट, ये फर्म के अगेंस्ट, बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते। फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, बिल्कुल सही है। फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट पार्टनर्स, बिल्कुल सही है। Partner of an unregistered firm cannot legally bind the other partners for the actions taken by him in the interest of the firm. देखो पार्टनरशिप के अंदर ना हमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, जिसमें एक पार्टनर जो भी काम कर रहा है वो उससे बाकी पार्टनर्स को भी बाइंड कर लेता है, फर्म को भी बाइंड कर लेता है। तो इससे फर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये चीज तो रहती है किसी भी फर्म में, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। A hundi made payable to order following a fixed term is called। ऑप्शंस आपके पास है जी यहाँ पर। फिरमन जोग मुदती हुंडी, धनी जोग मुदती हुंडी, सहजोग दर्शनी हुंडी, जोखमी मुदती हुंडी। तो प्यारे दोस्तों मेनली हमारे पास ना दो टाइप ऑफ हुंडी होती है, एक होती है मुदती, एक होती है दर्शनी। दर्शनी मतलब जब उसके दर्शन हो गए तब उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि ऑन डिमांड पेबल होती है। मुदती की एक टाइम के बाद पेमेंट होती है। अब देखो फरमान, पुराने जो जमाने उसमें फरमान इशू किया करते थे राजा, फरमान बेसिकली आपका ऑर्डर होता था। तो यहाँ पे आपके सवाल में ना दो चीजें हैं, एक तो ऑर्डर है, एक है फिक्स्ड टर्म। तो ऑर्डर और फिक्स्ड टर्म, फिक्स्ड टर्म मतलब मुद्दती है, ऑर्डर मतलब फरमान, तो ये आपकी फरमान जोग मुद्दती हुंडी हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is a limitation of e-business? तो e-business की कौन सी लिमिटेशन है, कौन सी खामी है, वो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। रिड्यूस्ड रेड टेप, ये तो फायदा है, स्पीड भी फायदा है। लो पर्सनल टच, तो पर्सनल टच कम हो जाता है, ये इसका एक लिमिटेशन बिल्कुल बनेगा। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, ये तो इसका फायदा ही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Warehouses that are licensed by the government to accept imported goods prior to payment of tax and customs duty are called। तो बाहर से आप जब सामान इंपोर्ट करते हो तो आपको उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। बट प्यारे दोस्तों आप उस सामान को वेयर हाउस में रख सकते हो कुछ समय के लिए, और जब आप उस वेयर हाउस से उसे निकालोगे तब आप उस पर ड्यूटी पे कर देना। तो ऐसे जो वेयर हाउस बनाए हैं सरकार ने उनको बोला जाता है बॉन्डेड वेयर हाउस। तो बेसिकली दीज आर लाइसेंस्ड वेयर हाउस जिनको गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला हुआ है कि आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं बिना इंपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट किए। जब आप सामान यहां से निकालेंगे तो आप इन पे ड्यूटी पे कर देना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बॉन्डेड वेयर हाउस। An enterprise develops a culture of caring for people and environment and commands a high degree of integrity in dealing others is called। तो बताइए ऐसी कौन सी एंटरप्राइज है जिसका केयरिंग कल्चर है, लोगों के बारे में एनवायरनमेंट के बारे में केयर करती है और लोगों के साथ बाकियों के साथ भी अच्छे से डील करती है। तो ऐसी एंटरप्राइज को आप क्या बोलने वाले हैं? तो प्यारे दोस्तों ऐसी एंटरप्राइज को आप यहाँ पे बोलेंगे एथिकली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज। वो एथिकली रिस्पॉन्सिबल है, लोगों के बारे में सोच रही है, एनवायरनमेंट के बारे में सोच रही है। तो क्लियरली आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। The accounting voucher prepared for transactions having multiple debits and multiple credits are called।
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर आपको अकाउंटिंग में देखने को मिलते हैं। वाउचर बेसिकली किसी भी ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं ना, उसका एक एविडेंस होता है, उसका एक प्रूफ आपके पास होता है। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर एक डेबिट और एक ही क्रेडिट है तो आप ट्रांजेक्शन वाउचर बनाते हैं। अगर एक ट्रांजेक्शन के अंदर एक से ज्यादा डेबिट और एक क्रेडिट, या फिर एक डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में से एक ज्यादा होगा और दूसरा एक ही होगा, दैट इज योर कंपाउंड वाउचर। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों एक से ज्यादा हो जाते हैं, मल्टीपल डेबिट्स है मल्टीपल क्रेडिट्स है, जैसा ये केस हमें यहाँ पे दे रखा है, तो उस केस में जो वाउचर बनता है उसे कॉम्प्लेक्स वाउचर बोला जाता है और इस वाउचर को जर्नल वाउचर भी बोल दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, जर्नल वाउचर। Under which one of the following consumer rights a business firm set up its own consumer grievance redressal cell? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, या फिर राइट टू बी अशॉर्ट। देखो, कंज्यूमर के पास राइट होता है कि अगर उसकी कोई यहाँ पे शिकायत है तो बिजनेस को उसे सुनना चाहिए। कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी हर्ड। तो इसीलिए आपके जो बिजनेस है वो कंज्यूमर की ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल बना लेते हैं ताकि उनकी ग्रीवियंस को हियर कर सके, सुन सके, यहाँ पे सॉल्व कर सके। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, राइट टू बी हर्ड। Which of the following quality certification marks is used for electrical products? Electrical products पे कौन सा लगेगा? एग मार्क, एग मार्क आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लगता है। हॉलमार्क ये आपका गोल्ड ज्वेलरी पे लगता है। एफपीओ ये आपके प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पे लगता है जी। और आईएसआई मार्क बचा, ये आपके जो कंज्यूमर अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, वहां पे लगता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, आईएसआई मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? गलत वाली स्टेटमेंट आपको बतानी है। माइनर्स कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ अ बिजनेस इज borne all alone by the sole proprietor. Minimum number of partners needed to start a partnership firm is 2. Principle of one man, one vote governs the cooperative society. अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल सही है। पहली वाली गलत है क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में तो आप बाय बर्थ ही मेंबर बन जाते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बनेगा। Regarding factors influencing the choice of form of business organization, which of the following sets is not correct? फैक्टर मोस्ट एडवांटेजेस कौन से केस में होता है, लीस्ट एडवांटेजेस कौन से केस में होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बताइए, सबसे ज्यादा कैपिटल कहां अवेलेबल होगी? इन्होंने बोला पार्टनरशिप और सबसे कम कंपनी। पहला वाला ही गलत हो गया। सबसे ज्यादा कैपिटल तो आपकी कंपनी में अवेलेबल होगी, कंपनी यहां पे आना चाहिए था, और लीस्ट एडवांटेजेस में भी सोल प्रोप्राइटरशिप आना चाहिए था, तो पहले वाले ही गलत लग रहा है मेरे को तो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, पार्टनरशिप में मुश्किल है। कॉन्टिन्यूटी कंपनी में रहती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं रहती बिल्कुल। ईज ऑफ फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा है, कंपनी का मुश्किल होता है, तो ये लीस्ट एडवांटेजेस हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बनेगा। Which of the following is not an economic activity? इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हर ओन कंजम्पशन, बताइए अपने लिए काम कर रहे हो, कोई प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, तो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी? तो ये वाला इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 1 आंसर होना चाहिए। A factory owner producing school bags for sale in the market, economic activity. Doctor operating in his own clinic, economic activity. Teacher teaching in a school, this is also an economic activity. तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। Which of the following causes of risks come under the category of economic causes? फ्लड एंड अर्थक्वेक, ये तो आपके नेचुरल कॉजेज हो गए। नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, ह्यूमन कॉजेज हो गए। लेवी ऑफ हायर टैक्सेस, तो टैक्सेस आपकी कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़े होते हैं, तो हायर टैक्सेस आपका इकोनॉमिक कॉज यहाँ पे बन सकता है। मैकेनिकल फेलियर आपका टेक्नोलॉजिकल कॉज हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is mainly popularly categorized as business services? इनमें से business services कौन सी हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेस्टोरेंट, रिक्रिएशनल। तो बिजनेस के लिए जो यहाँ पे सर्विसेज हैं उनमें हमारे पास कौन सी आएंगी? बैंकिंग बिजनेस के लिए सर्विस है, इंश्योरेंस भी है जी, वेयर हाउसिंग भी है, तीनों बिजनेस सर्विसेज हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1।
Respecting the religious sentiments and dignity of a people by a business firm in the conduct of its operations falls under which of the following categories of social responsibility? तो लोगों के religious sentiments को आपको respect करना है, लोगों की dignity जो है उसकी respect करनी है अपने business को करते समय, तो कौन सी social responsibility है? Economic, legal, ethical या discretionary? तो वेरी इजीली वी कैन आंसर कि ये बिजनेस की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा लीगल कंपल्शन तो नहीं है, बट रिलीजन वगैरह को रिस्पेक्ट करना इट इज एथिकली राइट, तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. The classification of retailers as itinerant retailers is based on which of the following bases? Size of business, type of ownership, merchandise handled, place of the business. तो my dear friends, अगर हम बात करें place of business के basis पे, तो इटिनरेंट रिटेलर्स का कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे नहीं होता है. तो प्लेस ऑफ बिजनेस का जो क्लासिफिकेशन है उसी में आपके ये इटिनरेंट रिटेलर्स आएंगे, क्योंकि इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. Which two of the following are not covered under the category of fixed shop large stores? तो फिक्स्ड शॉप है बट लार्ज स्टोर है, छोटे स्टोर नहीं है. जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सेकेंड हैंड गुड शॉप और चेन स्टोर. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और जो चेन स्टोर हैं वो लार्ज वाले स्टोर्स होंगे, बड़े स्टोर्स होंगे. बट कोई जनरल स्टोर है या सेकंड हैंड गुड्स की दुकान है, फिक्स शॉप तो होगी बट छोटे स्केल पे होगी, छोटे स्टोर होंगे. तो बी एंड डी तो कवर होंगे, ए और सी कवर नहीं होंगे, तो नहीं होंगे वाले पूछे हुए हैं. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, ए एंड सी. Which of the following sets is not correct to differentiate domestic business and international business? तो domestic और international business का इनमें से कौन सा difference यहाँ पे नहीं है वो आपको बताना है जी. Nationality of the participant, domestic business में one nation, international में different countries, बिल्कुल सही है. Mobility of the factors of production, डोमेस्टिक बिजनेस में रिलेटिवली लेस विद इन अ कंट्री, इंटरनेशनल बिजनेस में रिलेटिवली मोर अक्रॉस नेशंस. ये वाला पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक कंट्री के अंदर तो फ्रीली मोबाइल होते हैं, बट एक से दूसरी कंट्री में आपको जाना है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपको बहुत सारे अप्रूवल्स वगैरह, वीजास वगैरह भी लेने पड़ते हैं जी. तो ये वाला जो पॉइंट है ये गलत लग रहा है अपने को. पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, डोमेस्टिक बिजनेस में एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंट कंट्रीज का होगा. बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, डोमेस्टिक में एक कंट्री की और इंटरनेशनल बिजनेस में मल्टीपल कंट्रीज की. सो हमारे पास जो इनकरेक्ट डिफरेंस है वो ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा. Which one of the following is not a money market instrument? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल. सो माय डियर फ्रेंड्स, इनमें से हमारे पास यहाँ पे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट डिबेंचर आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3. Which two of the following sets of bases differentiating primary and secondary capital markets are correct? कौन से करेक्ट है, कौन से दो करेक्ट हैं वो आपको पहचानने हैं. प्राइमरी मार्केट में सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग में, सेकेंडरी में ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ओनली. तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ए वाला तो बिल्कुल सही है. तो 1 और 4 में से ही आंसर होना चाहिए. बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट में लिखा सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड देयर, सेकेंडरी में लिखा ट्रेडिंग ऑफ शेयर सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज. तो यार सेकेंडरी मार्केट के लिए तो सही लिखा है, बट यहाँ पे प्राइमरी मार्केट की हम बात करें तो सिक्योरिटीज को यहाँ पे फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, ऐसा कुछ मेंशन होना चाहिए था. सी पे अगर हम आते हैं, फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर. प्राइमरी मार्केट के अंदर आपका जिनके पास पैसे सेव किए हुए पड़े हैं, सरप्लस पैसा पड़ा है, उनसे जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिनको पैसे को इन्वेस्ट करना है, उन तक फ्लो जाता है, सेवर से इन्वेस्टर तक फ्लो जाता है, बिल्कुल सही है. सेकेंडरी मार्केट के अंदर एनहांसिंग लिक्विडिटी ऑफ द शेयर, नो फंड टू द कंपनीज. तो सेकेंडरी मार्केट में आप एक दूसरे के साथ शेयर खरीदते बेचते हैं, कंपनी तक कोई फंड्स यहाँ पे नहीं पहुंचते, बिल्कुल सही है. तो सी वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, ए वाला भी सही था. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ए एंड सी. और डी वाला था प्राइस डिटर्मिनेशन. तो प्राइमरी में तो कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है, सेकेंडरी में भी कह रहे हैं मैनेजमेंट करती है, तो सेकेंडरी में तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होता है, तो ये गलत है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. Which of the following is not a component of economic environment? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट इनमें से नहीं है? रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो इकोनॉमिक है. कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं होगा.
एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड, तो आपकी प्रोडक्शन ट्रेंड तो इसी में आएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो भी इकोनॉमिक होंगे। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Free flow of goods and services across nations and free flow of information and technology are the steps leading towards which one of the following? तो गुड्स और सर्विसेज का फ्री फ्लो होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो होगा, तो इससे क्या होगा? डिमोनेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अक्रॉस द नेशंस हम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सो दैट इज क्लियरली ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही आपके जो बाउंड्रीज वगैरह हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपकी सारी चीजें फ्रीली फ्लो करती हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which one of the following set of philosophies basis of differentiating between selling and marketing concept is incorrect? सेलिंग कंसेप्ट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट इज फैक्ट्री, मार्केटिंग के अंदर इट इज मार्केट। सेलिंग कंसेप्ट का मेन फोकस इज कस्टमर नीड्स, मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर इट इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो सेकंड वाला जो है ना, वही मेरे को गड़बड़ लग रहा है, उल्टा लग रहा है, क्योंकि आप मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर यहाँ पे कस्टमर नीड्स के ऊपर जो मेन फोकस है ना वो अपना रखते हो, आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं रखते, आप कस्टमर नीड्स के ऊपर फोकस रखते हो, तो ये इनकरेक्ट लग रहा है। सेलिंग कंसेप्ट के अंदर मींस है सेलिंग एंड प्रमोटिंग, मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, और सेलिंग कंसेप्ट के अंदर प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, और मार्केटिंग के अंदर प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपका मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर मेन फोकस इज कस्टमर की नीड्स। A startling color scheme, photograph or typeface falls under which one of the following functions of packaging? अब किसी भी प्रोडक्ट की आप पैकेजिंग करते हो और वो पैकेजिंग आपने ऐसी खतरनाक कलर्स के साथ करी हुई है, कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स लगा रखी हैं जिससे एकदम से किसी का ध्यान उस पर आकर्षित हो जाए, तो कौन सा फंक्शन है पैकेजिंग का? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट प्रमोशन। तो अगर आप कुछ ऐसे कलर स्कीम लगा रहे हैं, किसी की फोटो लगा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो दैट इज क्लियरली यूज ऑफ पैकेजिंग एज अ टूल ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन। तो ये आप प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज, या फिर इवेंट्स। तो इंश्योरेंस और हेल्थ केयर दोनों सर्विसेज हैं, तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 सर्विसेज का बन जाएगा। तो सर्विस मार्केटिंग के अंदर आप इन दोनों को स्टडी करेंगे। Providing security and protection from physical and emotional harm as a hierarchy of needs as per Maslow's need hierarchy theory falls under which of the following category? Esteem needs, affiliation belonging needs, self actualization needs, या फिर security needs। तो क्लियरली हमें सवाल में बोला जा रहा है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की बात चल रही है, सो हम यहाँ पे सिक्योरिटी नीड्स या फिर सेफ्टी नीड्स की बात करेंगे, जो कि बेसिकली हमारा सेकंड लेवल पे आते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। All subordinates under one superior communicate through him only as he acts as a hub. Subordinates are not allowed to talk among themselves. This pattern of communication belongs to which of the following communication network? सिंगल चेन, सिंगल चेन के अंदर तो ऐसे चेन सिंगल बनेगी। फ्री फ्लो में तो कोई भी कैसे भी कम्युनिकेट कर लेगा। व्हील, अब देखो व्हील के अंदर क्या है, व्हील के अंदर क्या होगा, एक सेंट्रल पॉइंट होगा और बाकी सब लोग उस सेंट्रल पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। तो सुपीरियर आपका सेंटर पे हो गया और सारे सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे आ गए। तो सबऑर्डिनेट्स आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकते, पर सुपीरियर सबसे कांटेक्ट कर सकता है। तो यही चीज हमें सवाल में पूछी जा रही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 व्हील नेटवर्क। Which of the following is not the part of capital gearing ratio? तो कैपिटल गियरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम डेट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेट इक्विटी वगैरह की बात होगी कुछ कैपिटल गियरिंग रेशो के अंदर। डेट इक्विटी रेशो बिल्कुल आ जाएगी। डेट सर्विस रेशो, तो ये भी आप कह सकते हैं कुछ हद तक गियरिंग का पार्ट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इसके अंदर देखो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 आप कर देते हो, तो इसमें आप डेट इक्विटी का जो मिक्सचर है या फिर डेट और इक्विटी को इंडिविजुअली नहीं देख रहे हो, तो ये आपका कैपिटल गियरिंग रेशो नहीं है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, ये आपका गियरिंग रेशो नहीं है। इक्विटी रेशो भी आप गियरिंग में डाल सकते हैं, बट ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा गियरिंग रेशो नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which one of the following is broadly associated with factoring?
तो फैक्टरिंग के अंदर आप क्या करते हैं बताइए? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो फैक्टरिंग के अंदर हमारे जो रिसीवेबल्स होते हैं हम उनका ठेका किसी और को दे देते हैं कि यार रिसीवेबल से तुम पैसे ले लेना, कलेक्ट कर लेना। तो इट इज एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। As per Adam Smith's definition, working capital is also known as which one of the following? Random capital, circulating capital, effective capital या फिर desired capital। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोला जाता है बिकॉज ये सर्कुलेट करती रहती है बिजनेस के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स? करंट एसेट कौन सा नहीं है? वर्क इन प्रोग्रेस, इंटरेस्ट एक्रूड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर लूज टूल्स। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं दे आर मोर इन द नेचर ऑफ अ फिक्टिशियस एसेट, ये आपके करंट एसेट नहीं होते। वर्क इन प्रोग्रेस, इंटरेस्ट एक्रूड और लूज टूल्स ये आपके करंट एसेट में आ जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय फ्योल, टेरी, टेलर या फिर एलन। तो ये वाला जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, दिस हैज बीन गिवन बाय हेनरी फ्योल। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Who is the father of principles of management? टेलर, फ्योल, टेरी या फिर डेवर। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल्स हमें हेनरी फ्योल ने दिए। सो क्लियरली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हेनरी फ्योल का ही बनेगा। मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी साइंस, आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट, हॉबी। तो मैनेजमेंट के अंदर साइंस और आर्ट दोनों की खूबियां हमें देखने को मिल जाती हैं। तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। तो मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं साइंस की तरह, और मैनेजमेंट जो है एक आर्ट भी है, एक कला भी है, क्योंकि मैनेजर को देखना है किस तरीके से यहाँ पे हर एक सिचुएशन में मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। हु डेवलप्ड द सीपीएम मेथड ऑफ कंट्रोल? तो सीपीएम बेसिकली हमारे पास है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये बेसिकली एक नेटवर्क डायग्राम रहता है जिसमें आप देखते हैं कि यार आपका कौन सा क्रिटिकल पाथ है किसी भी प्रोजेक्ट का, यानी कि इस पाथ पे कोई डिले नहीं होना चाहिए। इस पाथ पे अगर किसी भी एक्टिविटी में डिले हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे डिले हो जाएगा। दिस टेक्निक इट वाज डेवलप्ड बाय ड्यू पॉन्ट कंपनी। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। Who has said that planning is a trap laid down to capture the future? टेलर, उर्विक, एलन या फिर हर्ली। सो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है इट इज एसोसिएटेड विद एलन। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Who was the third partner in Garner versus Murray case? तो गार्नर वर्सेस मर्रे का जो केस था उसमें थर्ड पार्टनर जो कि एक्चुअल में इनसॉल्वेंट हुआ था वो हमारे पास था विल्किंस। तो विल्किंस इनसॉल्वेंट हो गया था जिसकी वजह से लॉस हुआ था, और उस लॉस को कैसे बियर किया जाएगा इसको लेकर गार्नर मर्रे में झगड़ा हो गया था और फिर ये कोर्ट में भी गए थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज एनेक्टेड? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 के अंदर आया था जी। सो करेक्ट आंसर क्लियरली इज ऑप्शन नंबर 3। Which of the following transactions will not affect the funds in a fund flow statement? तो कौन सी ट्रांजेक्शन पे फंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि यार वर्किंग कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आएगा। इशू ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ परचेजिंग मशीन और टूल्स। तो आपने एक फिक्स्ड एसेट जो है वो खरीदा और उसके बदले शेयर्स इशू कर दिए, तो वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क आया क्या? बिल्कुल भी नहीं आया। सो यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन में कोई फंड फ्लो पे इफेक्ट नहीं होगा। डिबेंचर इशू किए तो बिल्कुल बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बैंक बैलेंस घटेगा, परचेज ऑफ फर्नीचर में भी बैंक बैलेंस घटेगा, तो ये फ्लो फंड हमारे बनेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। Which among the following is also known as financial structure of a firm? तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की तो बेसिकली हम अपने कौन सी साइड की बात कर रहे हैं? हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे एसेट्स को फाइनेंस किया गया है। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स हैं और एक तरफ लायबिलिटीज है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका
सारी लायबिलिटीज को यहाँ पे कंसीडर करता है। इसमें आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ जाएंगी, करंट लायबिलिटीज भी आ जाएंगी, सारी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आ जाएगी। और हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने एसेट साइड को यहाँ पे फाइनेंस किया हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हाउ विल यू कंप्यूट द एवरेज कलेक्शन पीरियड? तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बेसिकली आप जब डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं उससे अगला स्टेप होता है। तो बेसिकली आप ये निकालने की कोशिश करते हैं कि कितने महीनों में, कितने समय में आपको डेटर से कलेक्शन हो जाता है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये निकालने के लिए आप अगर मंथ्स में निकालना चाहते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, अगर आप डेज में निकालना चाहते हैं तो 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो आप कर देंगे। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट बनता है। Which of the following is another name of acid test ratio? एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम क्या है? स्पीडली रेशियो, क्विक रेशियो, फास्ट रेशियो, काइनेटिक रेशियो। तो जनाब एसिड टेस्ट रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एसिड टेस्ट रेशियो इज अनदर नेम फॉर योर क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम है, इसको हम लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है यहाँ पर। सो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of books. This definition is given by whom? Carter, Bartley Boy, Northcott, Finlay and Miller. So my dear friends, ये वाला जो definition है bookkeeping का, it has been given by J.R. Bartley Boy. So correct answer is going to be option number 2. The person who first published the principles of double entry system was, तो पहली बार डबल एंट्री के सिस्टम किसने पब्लिश किए वो पूछ रहे हैं आपसे, लुकस पेकॉली, टेलर, बाटली बॉय या फिर कार्टर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जिक्र हो रहा है आपके फादर ऑफ अकाउंटिंग का, हु इज नन अदर देन लुका पेकॉली, जिन्होंने पहली बार डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पब्लिश किया था। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। The system of recording transactions based on dual aspect concept is called double account system, single account system, double entry system, single entry system. तो हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं। दिस इज योर डबल एंट्री सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Court can make an order to dissolve the firm when any partner has become fully mad, partnership deed is fully followed, future losses are expected, firm is running legal business. तो कोर्ट फर्म को कब डिसॉल्व करेगा? देखो पार्टनरशिप डीड अगर पूरी फॉलो हो रही है, अगर लीगल बिजनेस है या कुछ लॉसेस एक्सपेक्टेड है तो कोर्ट डिसॉल्व नहीं करेगा। बट अगर कोई पार्टनर पागल हो चुका है तो फर्म के कंडक्ट में दिक्कत आ सकती है, तो उस केस में आपका जो कोर्ट है फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। At the time of retirement of any partner, profit on revaluation will be credited to which one of the following? तो अगर आपके पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो उसको इसमें आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालते हैं, अब इसका क्रेडिट किसको देंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ऑल पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो पुराने जो आपके रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स हैं उसका क्रेडिट आपके पुराने सभी पार्टनर्स को मिलना चाहिए इनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन 2 का आंसर यहां पे सही होगा। The shares on which there is no any prefixed rate of dividend decided, but the rate of dividend is fluctuating every year according to availability of profit, such shares are called। तो ऐसे शेयर्स इन पे कोई डिविडेंड का फिक्स रेट नहीं है, इन पे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सो दीज आर क्लियरली योर इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को बचा खुचा मिलता है, प्रॉफिट हो तभी इनको कुछ मिलता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं मिलता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। When a company issues shares at a premium, the amount of premium may be received by the company along with application money, allotment money, calls, any of the above। तो यार कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए हैं, प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ले लो, अलॉटमेंट के साथ ले लो, कॉल के साथ ले लो, जैसे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट कैन बी रिसीव्ड अलोंग विद एनी ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। A company forfeited 300 shares of rupees 10 each, rupees 8 per share called up on which X had paid application and allotment money of 6 per share।
देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को आप कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो जनाब 300 शेयर फॉरफिट करें और इन 300 शेयर पे एक्स ने 6 रुपए पर शेयर पे किया है, तो जितना पे किया है उसे ही तो फॉरफिट कर सकते हैं। तो 300 इंटू 6 यानी कि 1800 रुपए फॉरफिट हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। The debentures whose principal amount is not repayable by the company during its lifetime, but the payment is made only at the time of liquidation of the company, such debentures are called. तो ऐसे कौन से डिबेंचर हैं जिसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट की रिपेमेंट है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम होनी नहीं है, लिक्विडेशन के समय होगा जो भी होगा? बियरर डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर या फिर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियरली यहाँ पे हमारे इररिडीमेबल या फिर परपेचुअल डिबेंचर्स होंगे जिनकी रिडम्पशन होनी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। To which of the following is debenture redemption reserve transferred after redemption of all the debenture? तो आपने सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, तो अब जो भी बैलेंस आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बचा हुआ है आप उसे कौन से अकाउंट में डालेंगे? कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सिंकिंग फंड अकाउंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी बैलेंस आपका बचा हुआ है डीआरआर में, इट इज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व अकाउंट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ ऑल द डिबेंचर। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which one of the following is not a source of cash? इनमें से कैश का कौन सा सोर्स नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड। तो अगर आपने शेयर्स को इशू किया तो आपको कैश मिलेगा, एसेट्स को बेचा कैश मिलेगा, डिविडेंड रिसीव्ड भी कैश ही आपको दे रहा है। मशीनरी परचेज किया तो कैश का सोर्स नहीं है, इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ कैश। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। According to convention of conservation, closing stock is valued at। तो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन की बेसिकली बात हो रही है कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, रियलाइजेबल प्राइस, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस या फिर रियल वैल्यू। सो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन आपको कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। The objective of preparing a bank reconciliation statement is, आप बैंक reconciliation statement BRS क्यों बनाते हो? Find out the balance of cash book, find out the bank balance, reconcile the cash balance of cash book, reconcile the bank balance of cash book with the balance of passbook। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो क्योंकि हमें चेक करना है कि यार हमारी कैश बुक का जो बैंक बैलेंस शो कर रहा है, यानी कि बैंक कॉलम में जो बैलेंस आ रहा होगा बैंक का, वो हमारी पासबुक के बैलेंस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसे रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, जो डिफरेंसेस है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हमारे सभी कोर्सेज की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एविस्टडी क्लासेस के ऐप पे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।